ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जिस तरीके से विपक्ष और खासकर राहुल गांधी सरकार को लेकर आक्रामक रहे थे, इससे इतना तो समझ में आ रहा था कि संसद का सत्र जब शुरू होगा तो हंगामेदार रहेगा। और उसके बाद हुआ भी यही। राहुल गांधी लेकिन संसद में बोले तो उनके माइक ऑफ होने का एक बार फिर दावा किया गया, यानी उनकी आवाज आगे नहीं पहुंचने देने का दावा किया गया। क्या भारत जैसे लोकतंत्र में यह संभव है? That it should be celebrated, sir. But दौड़ के निकले हाउस से एक सेकंड में। प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष करने का कोई भी मौका राहुल गांधी नहीं छोड़ते। इसी तरह से एक आरोप भी वो बार बार लगाते हैं, वो ये कि उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। मुझे तो कभी बोलने ही नहीं देते। क्या राहुल गांधी को संसद में बोलने नहीं दिया जाता? हम पार्लियामेंट में बात उठाने की कोशिश करते हैं, माइक ऑफ कर देते हैं। माइक ऐसे ऑफ कर देते हैं, बोलते जाओ जितना बोलना है, कुछ नहीं। देखो, राहुल गांधी की ये शिकायत पुरानी है। चुनावी रैलियों में वो कई बार इस बात की शिकायत करते रहे हैं। दावा करते हैं कि उन्हें संसद में बोलने नहीं दिया जाता। उनके साथ ऐसा कैसे किया जाता है, इसका तरीका भी वो समझाते हुए देखे गए हैं। पार्लियामेंट में बोलता चाहते हैं, कुछ रखना चाहते हैं, जैसे राफेल हवाई जहाज के बारे में, नोटबंदी के बारे में, जीएसटी के बारे में, देश में जो नफरत फैल रही है उसके बारे में। तो जानते हो क्या होता है? जानते हो? मैं दिखाता हूं। माइक ऑफ हो जाता है, देखो। जो बोलना बोल, बोलते जाओ, किसी को कुछ सुनाई नहीं देता। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? क्या वाकई में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में लोकसभा में नेता विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है? माइक में बंद नहीं करता हूं। पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता है। सब माइक तो दे दीजिए। मॉनसून सत्र के हंगामेदार रहने के आसार पहले से ही थे, लेकिन राहुल गांधी ने मॉनसून सत्र के पहले ही दिन सरकार पर बड़ा इल्जाम मढ़ दिया। उन्होंने दावा किया कि नेता प्रतिपक्ष होने के बावजूद उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा। हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मेरा हक है, तो मुझे तो कभी बोलने ही नहीं देते हैं। तो ये एक नया अप्रोच है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कई मुद्दों पर मॉनसून सत्र में पहले ही दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने दिखे। ट्रंप के सीज फायर को लेकर किए गए दावे पर विपक्ष ने सरकार से जवाब की मांग उठाई। इसे लेकर संसद के दोनों ही सदनों में हंगामा नजर आया। लेकिन इस दौरान राहुल गांधी संसद में नहीं बोलते दिखे। बाद में संसद से बाहर निकलने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की और कहा कि उन्हें 2 शब्द भी बोलने नहीं दिया। चर्चा तो होगी, अगर वो अलाउ करेंगे तो होगी, मगर इशू ये है कि कन्वेंशन कहता है कि अगर सरकार के लोग कुछ बोलें तो हमें भी स्पेस मिलनी चाहिए। हम 2 शब्द कहना चाहते थे, मगर विपक्ष को ये अलाउड नहीं है। थैंक यू। राहुल गांधी के इस आरोप को प्रियंका गांधी ने भी उठाया, लेकिन सवाल ये है कि क्या नेता विपक्ष को बोलने से रोका जा सकता है? करें चर्चा, बोलने दें एलओपी को, क्यों नहीं बोलने देते? अगर हर चीज के लिए तैयार है तो लीडर ऑफ अपोजिशन का मुंह बंद क्यों कर रहे हैं? खड़े हैं बोलने के लिए, बोलने देना चाहिए। नेता विपक्ष राहुल गांधी को 12 महीने के अंदर 8 बार लोकसभा में बोलने का मौका मिला है, जिसमें राहुल गांधी ने 2 बार राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर, 2 बार वायनाड में त्रासदी पर और एक बार संविधान के 75 साल पर, बजट पर चर्चा, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की मांग और राष्ट्रीय एकता के मसले पर सदन में भाषण दिया है। माइक ऑन, माइक ऑफ, यूं तो राहुल गांधी पहले भी इस तरह के आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन जब नेता विपक्ष राहुल गांधी ये बात कहें तो मामला और तूल पकड़ लेता है। बहरहाल मॉनसून सत्र की हंगामेदार शुरुआत रही है और ऐसा लगता है कि आगे भी आरोप प्रत्यारोप की मूसलाधार बारिश होती रहेगी।
सदन की कार्यवाही में औसतन 50% हाजिर रहने वाले राहुल गांधी विदेशों में घूम कर भी सदन में विपक्ष की आवाज दबाने के आरोप लगा चुके हैं। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार को घेर रहे राहुल गांधी के इस आरोप से ये तय हो गया है कि आने वाला संसद सत्र हंगामेदार होने जा रहा है। राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे बिल्कुल सही नहीं है। सरकार पहलगाम के अटैक पर, ऑपरेशन सिंदूर पर और नौजवानों ने जिस तरह मर्दूमकी दिखाई है, मतलब जो आतंकवादियों का अड्डे उद्ध्वस्त कर दिए, तो मतलब उसके लिए सरकार चर्चा के लिए तैयार है। लेकिन राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। राहुल गांधी जब वक्त आएगा और जब चर्चा होगी उस पर, तो उनको घंटा भर बोलने का अधिकार है, वो तब बोले। अभी बोलने का क्या मतलब है। मॉनसून सत्र की जब कार्यवाही शुरू हुई तब प्रधानमंत्री मोदी पहले से सदन में मौजूद थे। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन लोकसभा में विपक्षी दलों के सदस्यों ने पहलगाम आतंकी हमले और बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की कवायद समेत अन्य विषयों पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया, जिसकी वजह से लोकसभा की कार्यवाही 3 बार बाधित हुई और फिर आखिर में सदन को मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। आज तक ब्यूरो। बीजेपी ने अपनी तरफ से यह आरोप लगाया कि राहुल गांधी सदन की मर्यादा का ख्याल नहीं करते और किसी भी वक्त किसी भी तरह का आरोप लगा देते हैं। जिस वक्त ये पूरा मामला हुआ उस समय चेयर पर जगदंबिका पाल थे। उन्होंने हमें बताया कि इसके पीछे की असली वजह क्या है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से लगातार ये आरोप लगाए गए कि माइक ऑफ किया गया और बोलने नहीं दिया गया। राहुल गांधी भी खड़े थे और अपनी बात कहना चाहते थे उस वक्त, तो आप पीठ पर आसीन थे, आपने उनको मौका क्यों नहीं दिया, ये आरोप लगा रहा है। देखिए, सरकार के संसदीय कार्य मंत्री या रक्षा मंत्री खड़े हुए, कोई चर्चा नहीं थी। वो आग्रह कर रहे थे कि सदन में हर विषय पे विपक्ष के हर चर्चा का जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। तो राहुल गांधी का भी आग्रह सुन लेते हैं आप। भाई, आप किस बात का आग्रह? खुद अपने सदस्यों को सदन के बेल में भेज दिया है। सदन में हंगामा कांग्रेस के सदस्य कर रहे हैं, सदन को चलने नहीं दे रहे हैं। तो अगर उनको बोलना है तो अपने सदस्यों को बेल से कहें कि बैठ जाएं। मैं निश्चित तौर से राहुल गांधी को भी समय दूंगा, लेकिन वो तो राहुल गांधी के बोलना है। इसके पहले अगर पूरे सदस्यों को सदन में भेज दे रहे हैं बेल में, तो इससे साफ है कि वो बोलना नहीं चाहते, वो सदन को बाधित करना चाहते हैं। आप कह रहे हैं मन की बात करना चाह रहे हैं। यहाँ पे रक्षा मंत्री कहते हैं कि हम पूरी तरह से चर्चा चाहते हैं। स्पीकर कह रहे हैं कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन आप बात सुनने के लिए नहीं तैयार है। वो आपको कह रहे हैं। हम यही बात कर रहे हैं, विपक्ष का नेता का माइक दे दीजिएगा। माइक दे दीजिए। माइक देने के बाद हम बैठ जाएंगे। अच्छा। आप माइक नहीं देते हो, आपका भाषण सिर्फ सुनना पड़ रहा है। विपक्ष पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू साहब का भाषण सुन रहे थे और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का भाषण सुन रहे थे। हम तो सुन रहे थे ना। इस मुद्दे पर हमने कई जानकारों से बात की है। हमारी संसद जो है वो परंपरा से चलती है। नेता विपक्ष को राइट टू रिप्लाई होगा या नहीं होगा, ये तय करने का अधिकार स्पीकर के पास या राज्यसभा में चेयरपर्सन के पास रहता है। अब बीजेपी अपने आरोपों पर अडिग है कि राहुल गांधी सदन की गरिमा का ध्यान नहीं रखते, लेकिन इतना समझ लीजिए कि इस पूरे सत्र भर ये पूरा मामला छाया रहेगा और गरमाया भी रहेगा। साथियों, ये मॉनसून सत्र राष्ट्र के लिए ये बहुत ही गौरवपूर्ण सत्र है। ये मॉनसून सत्र राष्ट्र के लिए एक अपने आप में विजयोत्सव का रूप है। ये मानसून सत्र एक विजयोत्सव है। पूरी दुनिया ने भारत की सैन्य शक्ति का, भारत के सैन्य के सामर्थ्य का रूप देखा है। सत्र की शुरुआत से पहले पीएम मोदी ने अंतरिक्ष से ऑपरेशन सिंदूर तक राष्ट्र की उपलब्धियों का जिक्र किया। अच्छे सत्र की उम्मीद जताई, लेकिन जब सत्र शुरू हुआ तो शोर में खो गया। जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने देश हित को ऊपर रखने की अपील सभी दलों से की थी। राजनीतिक दल अलग अलग हैं, हर एक का अपना एक एजेंडा है, अपनी एक भूमिका है, लेकिन मैं इस वास्तविकता को स्वीकार करता हूं कि दल हित में मत भले न मिले, लेकिन देश हित में मन जरूर मिले। मैं सभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं। पहले ही दिन दोनों सदनों में शोर शराबे के कारण कार्रवाई बार बार स्थगित हुई।
11 बजे शुरू हुई कार्रवाई सिर्फ 21 मिनट के अंदर स्थगित करनी पड़ी। स्थगन दोनों सदनों में हुआ, लेकिन राज्यसभा में कामकाज ज्यादा हो सका। बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी भले ही कहें कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी बात बखूबी रखते हुए सभी ने सुना। पहलगाम हमला 22 अप्रैल को हुआ था। अब तक आतंकवादी पकड़े तो नहीं गए, लेकिन हुआ क्या? हमारे को इंफॉर्मेशन तो देना चाहिए। हमारे से तो आपने मदद ली। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप 24 बार उन्होंने, बाद में सफाई, 24 बार उन्होंने कहा मेरे इंटरफियरेंस से मैं समझौता किया, तभी ये युद्ध थामा ना, ये युद्ध स्टॉप जो हुआ मेरे वजह से हुआ। अरे देश के साथ ये अपमानजनक है। विपक्ष की ओर से चर्चा के कई मुद्दे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा स्थगन प्रस्ताव के नोटिस पहलगाम आतंकी हमले को लेकर मिले और शोर भी उसी को लेकर हुआ, जिसके बाद सरकार की तरफ से हर मामले पर चर्चा किए जाने की बात कही गई। सदन के सभी सम्मानित सदस्यों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, जिस रक्षा से संबंधित जिस विषय पर वो चर्चा चाहते हैं, जितनी भी बड़ी चर्चा चाहते हैं, जितने घंटे की भी चर्चा चाहते हैं, जैसा भी आपके द्वारा अथवा स्पीकर महोदय के द्वारा तय किया जाएगा, उसके तहत हम चर्चा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सरकार की ओर से बताया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में 16 घंटे तो राज्यसभा में 9 घंटे बहस होगी। हालांकि विपक्ष का कहना है कि चर्चा सत्र के शुरुआत में होनी चाहिए और पीएम मोदी जवाब दें। पीएम के अलावा विपक्ष चाहता है कि ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के दौरान रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री भी सदन में मौजूद रहें। विपक्ष ने लोकसभा में पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर हंगामा किया और सीधे प्रधानमंत्री से इन मुद्दों पर जवाब मांगा। इसके चलते लोकसभा 4 बार स्थगित हुई। इस हाउस को और इस हाउस के माध्यम से देश में कहीं यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती। हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे, और ऑपरेशन सिंदूर के सारी पॉइंट्स को देश और दुनिया के सामने रखा जाएगा। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आज दिन तक आजादी के बाद इस तरीके का ऑपरेशन नहीं हुआ जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। लेकिन राहुल गांधी की शिकायत है कि जब लोकसभा में शोर के बीच रक्षा मंत्री बोल सकते हैं, राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे बोल सकते हैं, तो लोकसभा में राहुल गांधी को क्यों मौका नहीं मिलता। सार्थक चर्चा होना चाहिए और बिजनेस लेके सरकार आए हैं। अगर ऐसा हंगामा करेंगे तो हम बिजनेस में चर्चा कैसे करेंगे? आज बिल भी लगा हुआ है और जो भी मुद्दे हैं बीएससी में तो हम लोग डिस्कस करेंगे मिलजुल करके, लेकिन संसद सत्र का पहला दिन इस तरह से हंगामा करना ये तो ठीक नहीं है। नाराबाजी करके इस तरह का समय का वो लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। इसलिए मैं अपील करता हूं कि सरकार चर्चा के लिए रेडी है। आप लोग आ जाइए चर्चा के लिए, जो भी बोलना है खोल के मैदान में चर्चा करेंगे। ये हंगामा करने से कुछ नहीं होता है। चर्चा करना है तो आप लोग आ जाइए, सरकार तो रेडी है चर्चा के लिए। अपना दम लेकर के आप लोग चर्चा कीजिए, हम वेलकम करते हैं। हंगामा मत कीजिए, मैं अपील करना चाहता हूँ। मानसून सत्र से पहले इंडिया गठबंधन ने बैठक की थी। इसमें ऑपरेशन सिंदूर, भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम, डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर पर दावे और बिहार वोटर लिस्ट जैसे मुद्दों पर सदन में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई। विपक्ष इन सभी मुद्दों पर पीएम से जवाब चाहता है। आज तक ब्यूरो। तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि अगले हफ्ते ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम के हमले को लेकर सदन में चर्चा होगी। अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया है कि जब ये चर्चा हो तो प्रधानमंत्री सदन में रहें। उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि जब जरूरत पड़ी तो पूरा विपक्ष सरकार के साथ था और इसीलिए सरकार को विपक्ष की इस मांग को मानना चाहिए। तो सरकार ने कहा ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी, क्या कहेंगे? कब होगी? उम्मीद है अगले हफ्ते से हो सकती है। कब होगी? तो जब तय हो जाएगी तब आप लोगों से बात करेंगे। प्राइम मिनिस्टर, हाँ, नहीं, जब बहस तय हो जाएगी उस समय हम लोग आपसे बात करेंगे। और क्योंकि समर्थन सभी दलों ने बीजेपी को दिया, सभी सांसद चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर रहें सदन में और उसके बाद सबकी बात सुनी जाए और फिर जो सरकार को जवाब देना वो सरकार जवाब देगी। चर्चा होती है तो क्या आप उसमें हिस्सा लेंगे? आप पार्टी हिस्सा लेगी, बिल्कुल, क्यों नहीं हिस्सा लेंगे हम लोग।
प्रधानमंत्री एक बार फिर विदेश दौरे पर जा रहे हैं, एक हफ्ता इसलिए डिले कराया जा रहा है। उस पर मुझे कोई जानकारी नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं। अगले जी कांवड़ यात्रा को लेके जो दंगाई कहा जा रहा है, जो कह रहे हैं वो सबसे बड़े दंगाई। और अगर कानून आपने पढ़ा होगा तो कानून में इस तरह के दंगा करने वाले जो मुकदमे दर्ज किसके ऊपर हुए हैं? दंगे वही लोग कह रहे हैं दंगा जिन्होंने दिल्ली की 11 साल की सरकार में और यूपी के 9 साल की सरकार में कांवड़ियों के लिए कोई व्यवस्था इंतजाम नहीं किया, न सुरक्षा का इंतजाम किया, न यात्रा कैसे अच्छी चल सके उसके लिए इंतजाम किया। लेकिन जो हुड़दंग हो रहा है उस पर आपकी क्या राय है? ये तो मुख्यमंत्री बता सकते हैं क्यों हुड़दंग हो रहा है। यही तो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इस तरह की जो कह रहा है उसी का रिकॉर्ड देखेंगे आप तो दंगा या कई तरह के मुकदमे उनके ऊपर रहे होंगे। जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़ी खबर आपको बताते हैं। उनके ऊपर जो है महाभियोग की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इस बाबत बड़ी खबर जो हमें इस समय मिल रही है वो ये है कि उनको हटाने के लिए 152 सांसदों ने तो आज लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला को ज्ञापन सौंप दिया था। राज्यसभा में 50 से ज्यादा सांसदों ने प्रस्ताव पर साइन किया। जस्टिस वर्मा के मुद्दे पर स्पीकर कल जांच समिति के गठन का ऐलान कर सकते हैं। इस समिति में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, एक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित जूरिस्ट शामिल होंगे। अगले सत्र तक इस जांच समिति की रिपोर्ट आ सकती है। यहाँ पर जजेस का सिस्टम आप देखें कि उनके घर में कैश पाया जाता है, उनको सिर्फ ट्रांसफर कर दिया जाता है। ही इज नॉट सस्पेंडेड, ट्रांसफर कर दिया जाता है। इंटरनल इन्वेस्टिगेशन होता है, इंटरनल इन्वेस्टिगेशन उनको गिल्टी करार करता है। वो उसको एक्सेप्ट करने की जगह वो भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं और कहा है कि प्रोसीजर अगर ये है जजेस को निकालना है तो 3/4 पार्लियामेंटेरियंस विल हैव टू अग्री टू दैट मोशन। तो वी अग्री टू दिस मोशन कि देयर कैन नॉट बी 2 स्टैंडर्ड्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी, one for the rest of the country and one for the judges. तो उसको to maintain transparency, to uphold the moral dignity of the courts, ये करना जरूरी है। इसलिए हमने उसमें साथ दिया है कि ये मोशन मूव करना जरूरी है और सपोर्ट करना जरूरी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में एक वकील को फटकार लगाई। वकील को फटकार इसलिए लगाई गई क्योंकि वो जस्टिस वर्मा को केवल उनके सरनेम को लेकर संबोधित कर रहे थे। दरअसल वकील मैथ्यूज निदुम्परा जस्टिस वर्मा को सिर्फ वर्मा कहकर संबोधित कर रहे थे। वकील मैथ्यूज निदुम्परा ने कहा, माय लॉर्ड, इसे खारिज करना असंभव है, एफआईआर तो दर्ज होनी ही चाहिए। अब तो वर्मा साहब भी शायद यही चाह रहे हैं, एफआईआर और फिर जांच तो होनी ही चाहिए। इस पर जस्टिस बीआर गवाई ने कहा, क्या ये आपके दोस्त हैं? ये अब भी जस्टिस वर्मा हैं, आप इन्हें ऐसे कैसे संबोधित करते हैं? थोड़ी मर्यादा रखिए। आप एक विद्वान जज की बात कर रहे हैं, वो अब भी कोर्ट के जज हैं। इस पर वकील ने जवाब दिया, मुझे नहीं लगता कि उन्हें इतनी इज्जत देनी चाहिए। इस पर सीजेआई की तरफ से कहा गया, प्लीज कोर्ट को ऑर्डर मत दीजिए। कोर्ट ने कैश कांड मामले में वकील मैथ्यूज निदुम्परा की उस याचिका को भी खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने जस्टिस वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। माणिकराव कोकाटे, जो कि महाराष्ट्र के मंत्री हैं, वो एक वीडियो को लेकर दिक्कत में फंस गए हैं। दरअसल एक वीडियो है जिसमें ऐसा दिखता है कि विधानसभा सत्र के दौरान वो अपने फोन में रमी खेल रहे हैं। हालांकि उनकी तरफ से सफाई आई है कि दरअसल वो गेम रमी का नहीं बल्कि सॉलिटेयर का था। जिस महाराष्ट्र में किसान आत्महत्या गंभीर संकट हो, जिस मराठवाड़ा में जनवरी से 11 जुलाई तक 543 किसानों की आत्महत्या के दावे, उसी महाराष्ट्र के कृषि मंत्री का विधानसभा में रमी खेलते वीडियो वायरल होने पर हंगामा तो मचना ही। लेकिन लातूर में नौबत मारपीट तक जा पहुंचेगी, ये किसी ने नहीं सोचा। लातूर में किसने किसको और क्यों मारा, ये बताएं उससे पहले एक बार फिर चंद सेकंड के इस वीडियो को देखिए, जिसके आधार पर विपक्ष मंत्री जी का इस्तीफा मांग रहा है। वीडियो के आधार पर विपक्ष का दावा है कि विधानसभा में महाराष्ट्र के मंत्री रमी खेल रहे हैं, लेकिन मंत्री जी की अपनी दलील है। वो वीडियो है नहीं, नीचे के हाउस में क्या चल रहा है, ऊपर का हाउस अर्जन हो गया था, तो नीचे के हाउस में क्या बिजनेस चल रहा है वो देखने के लिए यूट्यूब ओपन करने के लिए मैंने मोबाइल हाथ में लिया था। किसी ने तो भी मेरे मोबाइल में गेम डाउनलोड किया होगा शायद, उसको स्किप मैं कर रहा था। उसने कुछ 10-12 सेकंड के अंदर वो रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन उसके बाद में मेरा अपने वो जो गेम है वो मैंने स्किप किया हुआ है।
वो मोबाइल आपने क्यों नहीं देखा, वो ट्यून क्यों नहीं आपने बताई, वो बताओ ना, वो जाके निकालो ना उधर से। मंत्री जी का कहना है कि किसी ने उनके मोबाइल में गेम डाउनलोड कर दिया और वो उसे स्किप कर रहे थे। तो रोहित पवार को रमी खेलने की आदत ज्यादा दिखती है मुझे। वो सॉलिटेयर गेम है, रमी नहीं है। और गेम किसी ने भी तो मेरे पीए या किसी ओएसडी ने डाउनलोड किया होगा, उसको स्काइप कर रहा था मैं, और नीचे यूट्यूब में जाके नीचे के हाउस पे क्या चल रहा है वो देखने के लिए मैं फोन ऑन किया था, और दूसरा कुछ नहीं है। तो वो जो रोज उनको क्या मालूम रमी क्या है, मुझे तो मालूम भी नहीं रमी क्या है। वो रमी खेलते होंगे ज्यादा, इसलिए उनको ऐसा लगा कि मैं रमी खेल रहा था। कोकाटे की ये सफाई इस वीडियो को लेकर आई है जिसमें उन्हें विधानसभा सत्र के दौरान मोबाइल में गेम खेलते हुए दिखाया गया है। इस वीडियो के आधार पर विपक्ष एक पल के लिए भी उन्हें कृषि मंत्री की कुर्सी पर नहीं देखना चाहता। किसान के लेकर ये सरकार की कोई भावना ही नहीं है। सरकार को किसान के प्रति लेना देना नहीं है। किसान मरे या जिंदा रहे, यही स्थिति सरकार की है। अगर एक मिनिस्टर विधानसभा के अंदर में रमी खेलता है तो इसका मतलब यही है कि ये उनको उस पद की गरिमा, उस पद के गांभीर्य नहीं है। पर मुख्यमंत्री ऐसे मंत्री को रखना चाहेंगे। एक तरफ 3 महीनों में 750 किसानों में आत्महत्या की है और महाराष्ट्र के कृषि मंत्री ये गेम्स खेल रहे। इसका मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि जिस महाराष्ट्र में हम छोटे बड़े जो किसान हमारा अन्नदाता है उसके जो मंत्री है वो गेमिंग खेल रहे हैं, रम्मी खेल रहे असेंबली में। इसका खंडन होना चाहिए और उन्होंने ये जो गंदी हरकत की है उन्होंने रेजिग्नेशन देना चाहिए, नहीं तो मुख्यमंत्री जी ने उनको निकालना चाहिए। विधानसभा में राज्य के कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे का मोबाइल पर रमी खेलने का ये वीडियो फडणवीस सरकार पर हमला करने का विपक्ष का बड़े हथियार में तब्दील हो गया है। कि कैसा महाराष्ट्र बनाना चाहते हैं? जिन माणिकराव कोकाटे पर जिम्मेदारी है कि आप किसानों की आत्महत्या रुकवाइए, किसानों की आय दुगनी कराइए, किसानों के लिए बात कीजिए, उनके जीवन में बदलाव कैसे है उस पर बात कीजिए, और आप क्या खेल रहे हैं? जुआ खेल रहे हैं। यही तो शकुनी किया करता था ना कौरवों के लिए। यही सब जुआ खेलना, बेकार काम करना, ये हम आपसे उम्मीद करने लाए थे आपको? यही प्रचंड बहुमत की सरकार देखना चाहते थे? देवेंद्र जी, हम माणिकराव कोकाटे के इस्तीफे की मांग करते हैं। इस मामले में सबसे बड़ा बवाल लातूर में मचा, जहां अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने छावा संगठन के नेता की पिटाई कर दी। दरअसल एनसीपी की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष सुनील तटकरे लातूर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तभी छावा संगठन के लोग पहुंच गए। उन्होंने कृषि मंत्री के रमी खेलने पर नारेबाजी शुरू कर दी और तटकरे के सामने ताश के पत्ते भी फेंके। महाराष्ट्र के कृषि मंत्री एनसीपी से, वहीं उनके रमी खेलते वीडियो को उनकी विरोधी एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट के विधायक रोहित पवार ने एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी और एनसीपी को घेरा। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन महाराष्ट्र की हालत किसी से छिपी नहीं है। महाराष्ट्र के राहत एवं पुनर्वास विभाग मंत्री मकरंद पाटिल ने विधान परिषद में एक लिखित उत्तर में बताया कि साल 2025 के पहले 3 महीनों में महाराष्ट्र में 767 किसान आत्महत्याएं कर चुके हैं। पिछले साल महाराष्ट्र में 2635, तो साल 2023 में 2851 किसानों ने आत्महत्या की थी। महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या की समस्या बहुत पुरानी है। फसल की खराबी, बारिश की कमी, सूखा, कर्ज का बोझ इन आत्महत्याओं के पीछे होते हैं। सरकार और प्रशासन के तमाम दावों के बावजूद किसानों की जिंदगी बचाने के प्रयास अभी भी नाकाफी साबित हुए हैं। इसीलिए महाराष्ट्र के कृषि मंत्री का सदन में रमी खेलने से जुड़े इस विवाद की गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। आज तक ब्यूरो। और अब भाषा और पहचान पर छिड़े सियासी संग्राम की बात हम करते हैं, जो किसी भी तरीके से मामला खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ महाराष्ट्र में मराठी बनाम हिंदी का जो मामला है वो तूल पकड़ता जा रहा है, दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया है कि अब उसके सांसद संसद में केवल बांग्ला में ही बोलेंगे। अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। तो मुंबई में आ जाओ, मुंबई के समुद्र में डूबे डूबे कर मारेंगे।
भाषा के नाम पर महाराष्ट्र से शुरू हुआ विवाद देश भर में फैल रहा है। महाराष्ट्र में मराठी बनाम हिंदी पर सियासत हो रही है तो बंगाली भाषा को लेकर ममता बनाम बीजेपी हो गया है। मतलब भाषा विवाद खतरनाक रूप से कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। भाषा के आधार पर देश को बांटने की सोच के खिलाफ आपको खबरदार करना क्यों जरूरी है, उससे जुड़ी ये तस्वीर देखिए जो मुंबई के घाटकोपर इलाके की है। यहाँ की रहने वाली संजीरा देवी के घर के नीचे होटल है। रास्ते में खड़े लोगों को उन्होंने हटने के लिए कहा तो ये बात उन्हें अखर गई। दोनों में कहा सुनी हुई जो सीधे हिंदी बनाम मराठी के विवाद में तब्दील हो गई। खुद को मराठी का ठेकेदार बताने वाले ये दोनों शख्स संजीरा देवी से मराठी में बोलने को कहने लगे तो वहीं इस महिला ने उनसे पूछा क्या वो हिंदुस्तानी नहीं है। बोलो मुंबई में बीएमसी के इलेक्शन होने वाले हैं। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का सियासी भविष्य इससे जुड़ा है। राज ठाकरे की तरफ से लगातार इस मुद्दे को गरमाया जा रहा है जिसका खतरनाक असर देखने को मिल रहा है। इस वीडियो में एक महिला मराठी में बोलते हुए दूसरी महिलाओं से कहती सुनाई दे रही है हमारे मुंबई में रहना है तो मराठी बोलो नहीं तो बाहर निकलो। मुंबई में मराठी बनाम हिंदी का मुद्दा लोकल ट्रेनों में पहुंच गया है। शुक्रवार को सेंट्रल लाइन की एक लोकल ट्रेन के लेडीज कोच में मराठी और हिंदी को लेकर महिलाओं के बीच जबरदस्त बहस हुई। सीट को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद देखते ही देखते भाषा को लेकर तकरार में बदल गया। सियासी फायदे के लिए भाषा को हथियार बनाने का खेल पश्चिम बंगाल में भी शुरू होता दिख रहा है, जहां ममता बनर्जी के भांजे अभिषेक बनर्जी ने ऐलान किया कि संसद सत्र के दौरान उनके सभी सांसद सिर्फ बंगाली भाषा बोलेंगे। बांग्लाय कथा बोलले बीजेपीर नेता आसामेर मुख्यमंत्री बोलছে বাংলাদেশী। আজকে বলুন প্রায় 15 দিন হয়েছে এই বিজেপির নেতারা দিল্লির দায়িত্বে দেশের দায়িত্বে যারা দলের দায়িত্বে রয়েছে প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি কি ব্যবস্থায় হিমন্ত বিশ্ব শর্মার এগেইনস্টে নিয়েছে। একজন নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী তিনি পদে বসে বলছেন বাড়িতে বাংলায় কথা বললে বাংলাদেশী। গর্ব করে বলবো আর আমি তো বলবো আমাদের এবার নিয়ম নেওয়া উচিত যে অন্তত পক্ষে এই সেশনে আমরা পার্লামেন্টে দরকার হলে বাংলায় বক্তব্য রাখবো কথা বলবো দেখি কার গায়ে জ্বালা। আগে দিনে যদি 10 বার বলতাম এখন 500 বার বলবো। তোমাদের কথায় তৃণমূল কংগ্রেস আর বাংলার মানুষ উঠবে বসবে। আমরা বাংলার সন্তান গুজরাট উত্তরপ্রদেশের নয়, আমরা বশ্যতা স্বীকার করব না, আমরা মেরুদণ্ড বিক্রি করব না, আমরা আত্মসমর্পণ করব না। बीजेपी और टीएमसी में बंगाली भाषा पर यह टकराव असम सरकार के फैसले से शुरू हुआ। असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था कि बंगाली बोलने वाले व्यक्ति की पहचान बांग्लादेशी या विदेशी के रूप में की जा सकती है। इसे ममता बनर्जी ने बीजेपी का विभाजनकारी एजेंडा बताते हुए याद दिलाया कि बांग्ला देश में दूसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। আগে জয় শ্রীরাম বলতো মনে আছে, ঠেলায় না পড়লে বেড়াল গাছে ওঠে না। এখন বলছে জয় মা কালী, এখন বলছে জয় মা দুর্গা। আর আজকে আমার নাম দিয়ে লিখে রাখুন 21 জুলাই 2025 আমি বলছি 26-এর পর জয় বাংলা বলাবো, না বলাতে পারলে আমাদের ক্ষমতা নেই। আরে এটাই তো তৃণমূল কংগ্রেসের জয়, এটাই তো বাংলার জয়। যে বাংলার মানুষকে ভাতে মারতে চেয়েছিলে আজকে সেই বাংলার মানুষের পায়ে মাথা ঠুকে জয় মা কালী জয় মা দুর্গা বলতে হচ্ছে। पश्चिम बंगाल और असम में अगले साल चुनाव है। भाषा से जुड़े विवाद को भी इसी नजरिए से देखा जा रहा है।
चुनावी फायदे की वजह से ही तमिलनाडु में भी हिंदी विरोध को देश देख चुका है, जहां साल 2026 में चुनाव होना है। बीएमसी चुनाव को भी राज ठाकरे की तरफ से हिंदी मराठी विवाद को तूल देने की वजह बताई जा रही है। लेकिन खबरदार करता सवाल ये है कि राजनीतिक फायदे के लिए दल भाषा और पहचान के विवाद को कहां तक ले जाएंगे। हमारे देश में ऐसा आभास होता है कि सबसे दयनीय स्थिति जो है वो शिक्षा के मंदिरों की यानी विद्यालयों की रहती है, और इसीलिए आज तक ने यह दायित्व स्वयं पर लिया है कि हम खबरदार करें आपको। कहीं भी अगर स्कूलों की इस तरह की परिस्थितियां नजर आए, कहीं छात्र हैं, टीचर हैं तो स्कूल की इमारत नहीं है, कहीं पर इमारत है तो वो पूरी तरीके से जर्जर है। भोपाल और रायसेन की 2 रिपोर्ट्स आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और जिला रायसेन से आई इन 2 तस्वीरों पर गौर करेंगे तो पता चलेगा कि मध्य प्रदेश के अंदर स्कूली शिक्षा किन मुसीबतों के दौर से गुजर रही है। स्कूल की क्लास चल रही है, पूरी क्लास फुल है, टीचर मनोयोग से पढ़ा रही हैं। तभी दरवाजे के करीब बैठी लड़कियों के ऊपर छत का प्लास्टर टूटकर गिर पड़ता है। सारी क्लास उठ खड़ी होती है, टीचर डरकर पीछे हट जाती हैं। जिन लड़कियों के ऊपर छत की प्लास्टर गिरी वो सदमे में आगे भाग खड़ी होती हैं। बच्चे के सिर में चोट लगी थी, टीचर उसे देखने की कोशिश कर रही थी। गनीमत बस इतनी रही कि जब प्लास्टर का करीब 2 फीट चौड़ा हिस्सा टूटकर गिर रहा था तो वो 2 टुकड़े में टूट गया था और क्षैतिज रूप से गिरने की जगह ऊर्ध्वाधर रूप से गिर रहा था। इससे बच्ची का सिर पूरे प्लास्टर के टुकड़े की चपेट में आने से तो बच गया, लेकिन प्लास्टर का टुकड़ा सिर और कंधे पीठ को जख्मी करता हुआ नीचे जा गिरा। आप जानकर हैरान रह सकते हैं कि ये कोई मामूली स्कूल नहीं है, ये भोपाल का पीएम श्री स्कूल है, जिसे विशेष सुविधाओं वाला विद्यालय माना जाता है। वीडियो सामने आने के बाद स्कूल की प्रिंसिपल ने शिक्षा अधिकारी को लिखा है कि स्कूल के एक कक्ष की छत के प्लास्टर का छोटा सा टुकड़ा गिरने से एक छात्रा घायल हो गई, जिस कारण उसका उपचार करवाकर घर भेज दिया गया है। ऐसे ही और कक्षों में भी बारिश के कारण छत गीली हो गई है। छात्रों की संख्या की अधिकता के कारण बहुत परेशानी आ रही है। कुछ कक्षों की छत का रिपेयरिंग का कार्य किया जा रहा है। नए कंप्यूटर सिस्टम प्लास्टिक रैपर से बाहर तक नहीं आ पाए हैं। नई कुर्सियों का अभी तक इस्तेमाल नहीं हो सका है। कंप्यूटर और उससे जुड़े उपकरणों को कहीं कपड़े के पर्दे तो कहीं काली प्लास्टिक से ढक कर रखा जा रहा है। बरसात के मौसम में इन संसाधनों के बर्बाद होने का खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि यहाँ अच्छा खासा स्कूली भवन है, अच्छे खासे स्कूली संसाधन है। मिडिल स्कूल में 103 बच्चे हैं और हाई स्कूल में 77 विद्यार्थी भी हैं, लेकिन यहाँ शिक्षक ही नहीं है। विद्यार्थियों की आवश्यकता के उम्दा संसाधन भी यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि 8 साल पहले खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गांव से दाद में मिली जमीन पर स्कूल भवन का उद्घाटन किया था, लेकिन इस विद्यालय के लिए आज तक टीचर तैनात नहीं किया गया। अनुराग पटेल शासकीय हाई स्कूल इस वजह से शुरू नहीं हो पा रहा है क्योंकि शाला को 6 से लेकर 10th तक एकीकृत कर दिया गया है। एकीकृत होने के कारण हमें एक ही डाइस कोड 233-402-04-003 प्राप्त हुआ है, जिसके अंतर्गत 6ठी से लेकर 10वीं तक हर विषय को पढ़ाने वाला केवल एक ही शिक्षक है। जो शिक्षक 6ठी को पढ़ा रहा है वो ही 10वीं तक पढ़ा रहा है उस विषय को। रायसेन जिले के बेगमगंज तहसील के स्कूलों की परेशानी ये है कि यहाँ मिडिल स्कूल और हाई स्कूल मिलाकर 180 बच्चों पर एक टीचर है, और वो भी 2 अलग अलग भवनों में चल रहे स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने जाता है। प्रिंसिपल का कहना है कि डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन यानी जिले के डाइस कोड में दोनों विद्यालयों को एक ही विद्यालय माना जा रहा है, इसीलिए एक विद्यालय में एक शिक्षक काफी मानकर नए टीचर नहीं दिए जा रहे हैं। वहाँ वो नई बिल्डिंग बनी है, वहाँ एकीकृत शाला कर दी गई है। डाइस कोड अलग अलग करने की मांग की गई है, परंतु वो डाइस कोड अलग हुआ नहीं है। और आज भी हमने आदेश कर दिए हैं, मैडम को निर्देशित कर दिया है कि सोमवार से वहीं पे स्कूल लगा है। विद्यालय में पर्याप्त कमरे भी हैं और बच्चों की संख्या से अनुमान से वहाँ पे क्लासें लग सकती हैं।
विद्यालय के नए भवन का इस्तेमाल तो शुरू करने के आदेश हो चुके हैं, लेकिन सरकारी बाबुओं के कामकाज का रवैया देखिए कि स्कूल की ओर से बार बार अपील किए जाने के बावजूद न तो 2 स्कूलों के लिए अलग कोड दिए जा रहे हैं और न ही स्कूलों में अतिरिक्त टीचर की तैनाती हो रही है। राजेश कुमार रजक, रायसेन, आज तक। उत्तर प्रदेश में आजकल स्कूलों की स्थिति, स्कूलों की पढ़ाई, स्कूलों पर सियासत, ये सारी चीजें खूब चर्चा में रहती हैं। एक नई चीज चर्चा में आई है, वो है कि कई ऐसे वीडियोस सामने आए हैं जिसके जरिए ये चिंता जताई जा रही है कि पढ़ाई से ज्यादा रील्स बनाने का फैशन स्कूलों में है। यूपी में सरकारी स्कूलों को बंद किए जाने को लेकर एक तरफ राजनीतिक चर्चा छिड़ी हुई है, तो दूसरी ओर स्कूल भवनों के आसपास ऐसी रील्स को लेकर आम जनता में नाराजगी उभरने लगी है, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने एक जांच समिति बनाकर रिपोर्ट मांगी है। देखिए, विद्यालय रील बनाने का अड्डा नहीं है, तो आप सभी से जिस तरह के जो लोग होते हैं, मतलब सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में आप शिक्षा के मंदिर को भी ना बदनाम करें और ऐसी चीजों से बचें। अभी हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे लोग जो कर रहे हैं ऐसी चीजों से बचें और इस संबंध में जो भी विधिक कार्यवाही होगी उसका भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आगे मतलब शिकायतें भी पुलिस विभाग को, संबंधित वहाँ के खंड शिक्षा अधिकारी हैं, ग्राम प्रधान से भी हम सहयोग ले रहे हैं कि वो आसपास के जो लोकल लड़के हैं इस तरह के, उनको समझाएं कि विद्यालयों में इस तरह की गतिविधियां ना करें। फिलहाल शिक्षा विभाग की ओर से रीलबाजों से अपील की जा रही है, लेकिन अगर ये प्रचलन नहीं थमा तो आगे इन लोगों की पहचान करके जांच रिपोर्ट आने के बाद सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और जरूरत पड़ी तो ऐसे लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई जाएगी। संतोष सिंह, बस्ती, आज तक। यूं तो बारिश का मौसम, मानसून का मौसम खुशखबरी लेकर आता है, लेकिन ये कहर भी बरपाता है और वही तस्वीरें खासकर पहाड़ी इलाकों में, हिमाचल प्रदेश में किस तरह की बर्बादी का सामना करना पड़ रहा है वो हम अब आपको तस्वीरों में दिखाते हैं। किस तरह से पहाड़ों से पत्थर जो हैं वो लगातार गिर रहे हैं। हम आपको हिमाचल प्रदेश के चंबा की तस्वीर दिखाते हैं, जहां लैंडस्लाइड की चपेट में 2 गाड़ियां आ गईं। एक गाड़ी पत्थरों के साथ खाई में गिर गई। जब भूस्खलन हुआ तो लोग उस समय सड़क पर मौजूद थे, जिन्हें वहां से भागना पड़ा। आसमान से ऐसी आफत बरस रही है कि नदियां उफान पर हैं और जब पहाड़ी इलाकों की बात आ जाती है, नदियां उफान पर रहती हैं, लैंडस्लाइड्स होते रहते हैं, तो और ज्यादा विकट समस्या होती है। जैसे जम्मू कश्मीर के कटरा में पहाड़ का एक हिस्सा गिर गया, एक व्यक्ति की मौत हो गई और हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें तो भयावह हैं ही। बारिश ने बढ़ाई पहाड़ों में परेशानी। वैष्णो देवी मार्ग पर 1 की मौत, 6 घायल। उत्तराखंड में भारी बारिश का रेड अलर्ट। हिमाचल के मंडी में फिर उफान पर ब्यास। लगातार हो रही बारिश से पहाड़ों में नदियां फिर से उफान पर आ गई हैं। आसमानी आफत परेशानियां बढ़ा रही है। कहीं लैंडस्लाइड की वजह से रास्ते बंद हो रहे हैं, तो कहीं पहाड़ों के दरकने से जान माल का नुकसान हो रहा है। मॉनसून की वजह से पिछले कुछ दिनों से कटरा में लगातार बारिश हो रही है। वैष्णो देवी मार्ग पर इसकी वजह से सोमवार की सुबह एक हादसा हो गया। कल रात से लगातार हो रही बारिश की वजह से सुबह करीब 8 बजे बाणगंगा के पास लैंडस्लाइड हो गई और पहाड़ का एक हिस्सा मलबे के रूप में टूटकर टिन शेड और पर्ची काउंटर पर गिर गया। इस हादसे में एक की जान चली गई, जबकि 6 श्रद्धालु घायल हो गए। फिलहाल JCB की मदद से मलबे को हटाने का काम चल रहा है। जहाँ पे पर्ची काउंटर के पास जब हम पहुंचे तो थोड़े थोड़े पत्थर गिर रहे थे, पहले से गिर रहे थे और 5-7 लोग थे जो पालकी की पर्ची कटवाने के लिए गए हुए थे वहाँ पे। तो जब थोड़ा सा बड़ी सी लैंडस्लाइड होने लगी, जोर से आवाज आया तो हम तो भाग गए पहले से, मगर यात्री तो उधर थे। उसमें से 2-3 इंजीनियर हुए, बाकी का कोई पता नहीं सर। वो लैंडस्लाइड के अंदर ही हमने यात्री को रोका, हमने कहा कि भाई आवाज आ रही है, पसी आगे मलबा गिर रहा है, पत्थर गिर रहे हैं, रुक जाओ। और जब हमने उनको रोका तो तब तक बहुत गहरी आवाज आ गई और हम भागे उधर से। और बोर्ड वालों ने हमें वहां से आगे नहीं आने दिया, बोलने लगे कि आप वहां नहीं जाओ, तो आगे पत्थर गिर रहे हैं। तो हमने जबरदस्ती फिर वहां यात्री को छोड़ दिया और हमने अपनी वो फ्रेमें जो है वहां लगा ली और ऑटो लाए वहां से
और जख्मियों को यहाँ से निकाल के 4 लोगों को हमने ऑटो में भर के और कुछ लोगों को, एक जो माता जी थी उसको पालकी में भर के उसको हमने हॉस्पिटल रवाना किया। ये 8:30 बजे के आसपास पत्थर गिरा है, जो ट्रैक थोड़ा सा डैमेज हुआ है और रेस्क्यू कार्य चल रहा है। 7 लोग जो है वो माइनर इंजरी सस्टेन किए हैं और 3 लोग जो है वो क्रिटिकल इंजरी उनको हुई है, उनको शिफ्ट कर दिया गया है नारायण। किस तरह का रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है? आप देख रहे हैं यहाँ मौके पर सभी अधिकारी और जो राहत कार्य है वो चल रहा है, तो हम फुल फ्लेजेड जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो पूरी तरीके से चला रहे हैं। साथ ही साथ ट्रैक भी जो है उसको भी मलबा जो है खाली करवा रहे हैं। जम्मू में तवी नदी भी लगातार हो रही बारिश की वजह से उफान पर है। इस तरह से जम्मू शहर में लगातार जो है बारिश हो रही है, उसके कारण तवी नदी का जल स्तर जो है काफी बढ़ गया है और साथ ही में यहाँ जो तवी नदी है इसका प्रवाह भी काफी तेज हो गया। आप देख सकते हैं कि इस समय जो तवी नदी है वो उफान पर है और यहाँ पर अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर के ज्यादातर इलाकों में इस समय जो है मानसून की बारिश हो रही है। कई दिनों से वर्षा हो रही है, लगातार हो रही है और इससे नदी नाले जो है उफान पर है। प्रशासन ने लोगों को सख्त हिदायत दी है कि नदी नालों के आसपास न जाए, क्योंकि नदी नालों के आसपास जाना इस मौसम में खतरे से खाली नहीं होता। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाके भी बारिश से बेहाल हो रहे हैं। गढ़वाल रीजन में आने वाले दिनों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है, यानी लैंडस्लाइड का खतरा बना रहेगा। मौसम विभाग ने फिलहाल उत्तराखंड के 17 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लोगों को चाहिए कि अननेसेसरी जो आवागमन ना करें, जहाँ जरूरी है तो उसमें भी काफी सतर्क होकर आवागमन करें और रास्ते बंद है या इस तरह की चीज़ें हैं तो इसके लिए भी जानकारी लें जो है प्रशासन से, और तभी आप आगे बढ़ें जिससे कि परेशानी से बचा जा सके। जो लोग वनरेबल एरियाज में हैं, विशेषकर गढ़वाल रीजन के, तो उनको काफ़ी सावधान रहना, चाहे वो लैंडस्लाइड की दृष्टि से है या फिर जो है नदी नालों के आसपास है, वहाँ भी जल स्तर बढ़ेगा तो उनको भी काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत रहेगी। तो यही मैं कहना चाहूँगा। देहरादून में रेस्क्यू की ये तस्वीरें आसमानी आफत से हो रही मुश्किलें दिखाने के लिए काफी है। देखिए कैसे पुलिस वाले कई लोगों को रस्सी के सहारे कमर तक भरे पानी से बाहर निकाल रहे हैं। दरअसल यहाँ की आसन नदी उफान पर आ गई थी, जिससे आसपास के इलाकों में पानी भरना शुरू हो गया और भूलपुर इलाके की एक आवासीय कॉलोनी में कई लोग पानी में फंस गए। आखिरकार पुलिस प्रशासन ने रस्सी के सहारे सभी को बाहर निकाला और सुरक्षित स्थान तक पहुँचाया। अब हिमाचल के मंडी का नजारा देखिए। ब्यास नदी लगातार हो रही बारिश की वजह से फिर उफान पर आ गई है, जिससे लोगों में दहशत बढ़ रही है। मजबूरी में पंडोह डैम के 5 गेट खोलने पड़े हैं और 42,000 क्यूसेक पानी यहां से छोड़ा जा रहा है। आसपास रहने वालों को नदी से दूर रहने की हिदायत दी गई है। मंडी के ही सिराज में जुगाड़ खड्ड उफान पर है और बाजार की सड़क पर बाढ़ जैसे हालात दिख रहे हैं। लोगों की दुकानों और घरों में पानी घुस गया है। ये वही इलाका है जहां 20 दिन पहले बादल फटने से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। हिमाचल प्रदेश की राजधानी में भी बारिश लगातार हो रही है। मॉल रोड और आसपास के इलाकों में अब सैलानियों की तादाद में भी भारी कमी देखी जा रही है। चंबा में पानी का तेज बहाव अपनी मर्जी से जगह बनाता जा रहा है, फिर वो चाहे सड़कें हों या फिर नदियों के आसपास का इलाका। बारिश की वजह से बढ़ रहा नदियों का जलस्तर हर जगह दिखाई दे रहा है। यहाँ के चुराह इलाके में लैंडस्लाइड की चपेट में एक मकान आ गया, जिससे 2 लोगों की जान चली गई। जम्मू से सुनील जी भट्ट और गौरव पराशर, देहरादून से अंकित शर्मा, मंडी से धर्मवीर और चंबा से विशाल आनंद के साथ आज तक ब्यूरो। पहाड़ी राज्यों का हाल हमने आपको दिखाया, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैदानी क्षेत्रों में सब ठीक है। हम आपको अब उत्तर प्रदेश और बिहार में किस तरीके की परेशानी लगातार बारिश से हो रही है वो दिखाते हैं। बारिश से पहाड़ बेहाल हैं, तो मैदान पर आ रहा नदियों का पानी कई इलाकों को बाढ़ में तब्दील कर रहा है। लगातार बारिश ने हालात और बदतर कर दिए हैं। हिमाचल से पंजाब में आने वाली चक्की नदी के उफान पर आने की वजह से आसपास के इलाकों में दहशत बढ़ गई है। पानी का बहाव इतना तेज है कि एयरपोर्ट रोड को ही बहा कर ले गया है। जो आज नुकसान हुआ है, ये ऊपर पहाड़ों में बारिश पड़ रही है
उस वजह से यहाँ पानी का बहाव बहुत तेज है। उस वजह से आज सुबह ताजा अपनी लैंड स्लाइडिंग हुई है। ये जो एयरपोर्ट रोड जाता है ये सुबह से बंद किया हुआ है प्रशासन की तरफ से। जो ऊपर बारिश पड़ी है बहुत ज्यादा पड़ी है, उस वजह से जो ये चक्की पुल है इसमें भी आज काफी नीचे इसके लैंड स्लाइडिंग हुई है। यहाँ पे भी काफी खतरा है। सर बीती रात ਜਿਹੜੀ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਚੱਕੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦਾ ਕਾਫੀ ਪਾਣੀ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਰੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। चक्की दरिया के ऊपर मौजूद रेलवे ब्रिज का भी अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। देखिए कैसे ब्रिज के ऊपर से ट्रेन गुजर रही है और आसपास लैंडस्लाइडिंग किसी भी बड़े हादसे की ओर इशारा कर रही है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए हरियाणा और पंजाब के कई इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अभी 2 से 3 दिन तो मानसून काफी एक्टिव रहेगा और आज भी आप देख रहे होंगे कि जो है हरियाणा में यमुनानगर में कई जगह पे हैवी रेनफॉल हुआ है। पंजाब में जो बिल्कुल हिमाचल के साथ जिले लगते हैं, पठानकोट है जैसे, वहाँ हैवी रेनफॉल हुआ है। तो आज भी जो भी हिमाचल और उत्तराखंड के साथ जो पंजाब हरियाणा के जितने भी प्लेन्स में एरिया हैं वहाँ पे बारिश रहेगी। और ऑरेंज अलर्ट भी हमने वहाँ रखा है कुछ जिलों में, जैसे मुख्य तौर पर पठानकोट है, होशियारपुर है, रूपनगर है, मोहाली है, यमुनानगर है। तो इस तरह इन एरियाज में हमने रखा है। अब उत्तर प्रदेश की बड़ी सियासी हलचल से हम आपको खबरदार कर दें। बृजभूषण शरण सिंह की योगी आदित्यनाथ से तनातनी की खबर किसी से छिपी नहीं है, लेकिन बड़ी खबर इस समय यह आ रही है कि मुलाकात हुई है बृजभूषण शरण सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच। लखनऊ में यह मुलाकात हुई है। लखनऊ में सीएम आवास पर जाकर बृजभूषण शरण सिंह ने मुलाकात की है। इस मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। देश के मुख्यमंत्री हैं, मुलाकात क्या अहम, क्या खास रहा सर? सर काफी दिन के बाद ये मुलाकात हुई है।